नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुंबई पुलिस की 25 टीमें लगी हुई हैं। हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आज पुलिस ने 28 साल के प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। उस पर शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल कराने का आरोप है। रिपोर्ट देखिए। सलमान के इर्द गिर्द लॉरेंस बिश्नोई का खौफ। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी दे रहा है। बिश्नोई गैंग ने कहा है कि सलमान के करीबी दोस्त और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। बाबा सिद्दीकी की मौत के गम और लॉरेंस की बढ़ती हिम्मत देखकर बताते हैं कि सलमान खान अंदर से टूट गए हैं। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही गोली चलवाई थी। ये फायरिंग एक धमकी के तौर पर की गई थी क्योंकि सिंगर की सलमान से करीबी रही है। इसी तरह सलमान के दोस्त माने जाने वाले गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर भी बिश्नोई गैंग ने हमला करवाया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। सिंगर की मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर, बरामद क्या हुआ? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए। क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। सर, आपने कहा कि जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको या वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी सुरक्षा बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान। सूत्रों का दावा है कि उनको सिद्दीकी की हत्या के बाद से नींद भी नहीं आ रही है और उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है, जबकि सलमान खान भी इस खतरनाक गैंग के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के सभी दोस्तों को चेतावनी दे रखी है। उसमें साफ कहा गया है कि जो भी सलमान की मदद के लिए आगे आएगा उनके निशाने पर आएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये धमकी सच होती दिख रही है, जिससे पूरा बॉलीवुड सहम गया है। एक बार मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग को भी इससे जोड़कर देखा गया।
गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। 48 घंटे में ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से दबोच लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई इस मामले में आरोपी हैं। अनमोल ने ही सलमान के घर के बाहर गोलीबारी के बाद एक फेसबुक पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अनमोल अमेरिका या कनाडा में छिपा बैठा है। सलमान खान के पिता और पूर्व पटकथा संवाद लेखक सलीम खान को कुछ महीने पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान एक धमकी भरा लेटर भी मिला था, जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन घटनाओं के बाद सरकार ने अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान 22+ सिक्योरिटी के घेरे में बुलेट प्रूफ कार से ही कहीं भी आते जाते हैं। इतनी बड़ी वारदात जब भी सोशल मीडिया पर कोई धमकी आती है तो एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। सलमान खान भी जताते हैं कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या से बॉलीवुड सहम गया है। सूत्रों का दावा है कि अब सलमान खान के करीबी लोगों ने उनसे भी गुजारिश की है कि वो संभल कर रहें। जिस तरह गुजरात की साबरमती जेल के बैरक में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई इतनी बड़ी वारदात करवा सकता है, तो फिर सलमान खान तो कई शोज और शूटिंग में बाहर आते जाते रहते हैं। ऐसे में सलमान खान की जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। नकली सिंघम कहा है सर, नकली सिंघम का राहुल ने चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। इस बीच मुंबई पुलिस ने शुभम लोनकर के 28 साल के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। वो उन साजिशकर्ताओं में से एक है जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर के तौर पर सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि जीशान जब पटियाला जेल में था तभी उसकी जान पहचान लॉरेंस गैंग के लोगों से हुई थी। ये हो सकता है कि उसको विदेश भेजने का लालच देकर ये काम सौंपा गया हो, क्योंकि जीशान भी ये बात अच्छी तरह से जानता होगा कि उससे कितना खतरनाक काम करने को कहा जा रहा है। जीशान अख्तर जालंधर के नकोगर के इलाके के शकर गाँव का रहने वाला है। जालंधर पुलिस ने साल 2022 में जीशान अख्तर को हत्या और डकैती के केस में गिरफ्तार किया था। जब जेल से बाहर आया तो मुंबई चला गया था। अख्तर जेल से छूटकर कैथल में गुरमेल के घर गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 जून को जेल से छूटने के बाद जीशान सबसे पहले हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर गया। उसके बाद ऑर्डर मिलने के बाद शूटर मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। वहां जीशान ने शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सभी आरोपी एक साथ रह रहे थे। मोहम्मद जीशान अख्तर ने ही बाकी के 3 आरोपियों को सिद्दीकी के बारे में सब बताया था। 2 आरोपियों और मोहम्मद जीशान अख्तर की पहली मुलाकात भी हरियाणा में एक जेल में हुई थी। वहां से निकलने के बाद सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची गई है। इस बीच सितंबर महीने में आरोपी ने जुहू बीच में यादगारी के तौर पर एक फोटो खींची। पुलिस को ये फोटो मिल गई। सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों ने अपने मोबाइल से वो फोटो डिलीट नहीं की। पुलिस के लिए भी ये हैरानी की बात है। बड़ा सवाल ये है कि क्या उन आरोपियों ने ही जीशान का नाम पुलिस के सामने पहुँचवाया ताकि उनको सबको कानूनी मदद मिलती रहे। उनको डर रहा होगा कि जीशान का नाम नहीं आया तो वो अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ अपने बड़े शख्स जिनको उनकी अगर मौत हो जाती है, गोली मार दी जाती है तो समान नहीं, ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। देखिए,
ये जितना बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट जो चल रहा था ना, वो कुछ तो मुद्दा ढूंढेगी बीजेपी, तो उसके बाद उन्होंने स्वविवेक से ये निर्णय लिया था इस पर टिप्पणी। सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मैंने तो ये कहा भी है, फरवरी 2024 से अगर हम देखेंगे, जहां एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई बीजेपी एमएलए और मिंडे सेना के लोगों में, फिर अभिषेक घुसालकर जी की डेथ हुई, जो मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया मुंबई पुलिस को कि आप ये जांच नहीं करेंगे, हैंड इट ओवर टू द सीबीआई, कि आज तक पता नहीं चल पाया है क्या मोटिव था, कैसे था, कौन और तीसरा वहां पे था या नहीं पता, वो अब सीबीआई ने टेक ओवर किया है। फिर कुछ ही दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार जी के ग्रुप के एक आदमी को बाइकला ईस्ट में स्टैब किया था और अब हमें ये दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का। पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है। या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने है। वैसे भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन मुंबई पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। ये भी हो सकता है कि हत्या किसी और ने करवाई हो और बिश्नोई गैंग अपना डर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हो। पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या सलमान खान से दोस्ती इस हत्या की वजह है या फिर और कुछ। इसकी तलाश में जुटी पुलिस 2000 करोड़ के उस घोटाले की जांच में जुटी है जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया था। इस घोटाले में ईडी ने बाबा सिद्दीकी की 465 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। बाबा सिद्दीकी 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे थे। इस दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। दरअसल बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट के लिए पिरामिड डेवलपर्स की मदद ली थी। पिरामिड डेवलपर्स बाबा सिद्दीकी की ही दूसरे के नाम से बनाई मुखौटा कंपनी थी। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में उन पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ईडी बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया गया था। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित बाबा सिद्दीकी की संपत्ति को पीएमएलए के तहत जब्त किया गया था। आपको बता दें, अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी रीडेवलपमेंट घोटाले की वजह से भी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो सकती है। साल 2014 में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इस एसआरए प्रोजेक्ट की वजह से तो नहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। एएनबी न्यूज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक घटना के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन हालात को काबू करने में जुटा हुआ है। किसी भी तरह की हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में हिंसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल ने सोमवार सुबह और हिंसक रूप ले लिया। महाराजगंज कस्बे में उपद्रवियों की भीड़ सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आई। दो पक्षों के बीच हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। हिंसा, पथराव और आगजनी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि हैं पूरे ग्रुप के, कृपया शांति पूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। प्लीज कृपया 2-3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आ जाए, शांति रखिए। इस तरह से करने से नहीं होगा। हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी। चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए। मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए। सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है। ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है। प्लीज शांतिपूर्वक बताइए। आखिर क्यों हुई हिंसा? रविवार रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी।
ये झड़प इतनी बढ़ी कि पथराव और फायरिंग तक बात पहुंच गई। इस दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया और हालात बिगड़ते चले गए। हालांकि पुलिस ने बाद में संभलकर कार्रवाई करते हुए हालात को काबू से बाहर नहीं जाने दिया। सोमवार को फिर बढ़ा तनाव। इस घटना को लेकर सोमवार को कुछ लोग सड़कों पर आए। उन्होंने तोड़फोड़, आगजनी और पथराव करने की कोशिश की। कई जगह ये लोग सफल भी हुए। दहशत में बाजार भी बंद हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस कर्मी निलंबित। इस मामले में शुरुआती लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया गया। योगी सरकार ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सीएम योगी खुद इस मामले को देख रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है और उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना नहीं होती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। मृतक के परिजनों में गुस्सा। हिंसा के दौरान जिस युवक की मौत हो गई थी, उसके परिजन ने शव के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। हालात संभालने और अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने बहराइच में इंटरनेट को बंद करवा दिया। महसी, महाराजगंज आदि इलाकों में इंटरनेट सेवाएं घंटों बंद रही। हालांकि इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ, मूर्तियों पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हड्डी थाना की पुलिस सूचित किया गया कि माता पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आके, हमारे बड़े भाई रामकुमार मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हड्डी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और उस घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चली गई उनको। पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। अर्धी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पुलिस थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन। योगी सरकार ने माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भी ट्वीट में हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी।
दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रही हैं। लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। सड़क पर उतरी बहराइच की डीएम मोनिका रानी। हिंसा को रोकने के लिए खुद बहराइच की डीएम मोनिका रानी सड़क पर उतर गई। इस दौरान बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने कहा, हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी इलाके के लोगों में आक्रोश बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार हालात को कंट्रोल करने में जुटा है। योगी सरकार भी घटना पर पूरी नजर बनाए हुए है। एएनबी न्यूज की ओर से सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। भारतीय टीम ने हाल ही में अपने घर में बांग्लादेश को टेस्ट और टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को पुणे और आखिरी यानी तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई में होगा। रिपोर्ट देखिए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ किया क्लीन स्वीप। भारतीय टीम ने हाल ही में अपने घर में बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से और फिर उसके बाद टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपने अगले मिशन के लिए तैयार नजर आ रही है। टीम का अगला मिशन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज है। भारतीय टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से पुणे और आखिरी यानी तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई में होगा। बांग्लादेश को रोकने वाली टीम ही उतरेगी। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में लगभग वही टीम है जो हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरी थी। हालांकि यश दयाल को मौका नहीं मिला है। वहीं इस टीम में ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिला है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको इस सीरीज में मौका मिलेगा, लेकिन अभी उनके नाम पर बीसीसीआई ने विचार नहीं किया है। बांग्लादेश सीरीज में एक भी टेस्ट नहीं खेल पाए सरफराज खान, विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और स्पिनर कुलदीप यादव की स्क्वाड में जगह बरकरार है। शमी की संभवतः ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वापसी हो सकती है। शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे विलियमसन। न्यूजीलैंड टीम की कमान अब टॉम लैथम के हाथों में आ गई है, क्योंकि श्रीलंका से 2-0 की हार के बाद टीम साउदी ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर केन विलियमसन कमर में खिंचाव के कारण सीरीज के शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। विलियमसन को श्रीलंका दौरे में कमर में खिंचाव हो गया था। यही कारण है कि यह दिग्गज प्लेयर इस दौरे के शुरुआती मैचों से बाहर होकर न्यूजीलैंड में ही रहेंगे। 34 साल के विलियमसन की जगह बाएं हाथ के युवा मार्क चैपमैन को टीम में शामिल किया गया है। 30 साल के चैपमैन ने 23 वनडे और 76 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। टेस्ट सीरीज के लिए भारत न्यूजीलैंड की स्क्वाड। भारतीय टीम: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। ट्रैवलिंग रिजर्व: हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लैथम कप्तान, टॉम ब्लेंडेल विकेट कीपर, माइकल ब्रेसवेल केवल पहला टेस्ट, मार्क चैपमैन, डेवोस कॉनवे, मैट हेनरी, डैरिल मिचेल, विल ओरूरके, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, बेन सीयर्स, इश सोढी केवल दूसरा और तीसरा टेस्ट। टीम साउदी: केन विलियमसन और विल यंग। न्यूजीलैंड का भारत दौरा: 16 अक्टूबर पहला टेस्ट बेंगलुरु, 24 अक्टूबर दूसरा टेस्ट पुणे, 1 नवंबर तीसरा टेस्ट मुंबई। विराट बना सकते हैं ये रिकॉर्ड।
न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 866 रन बनाए हैं। कोहली टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 134 रन दूर है। अगर विराट कोहली 134 रन बना लेते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे आगे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ है। टेस्ट में राहुल द्रविड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 1659 रन बनाए हैं। वहीं सचिन के नाम 1595 रन दर्ज है। WTC का सिनेरिया। भारत और न्यूजीलैंड के सीरीज WTC फाइनल के नजरिए से काफी अहम है। फिलहाल 11 में से 8 मैच जीतकर भारत टॉप पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस टेबल में दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका तीसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड से भारत हर हाल में 3-0 से सीरीज जीतना चाहेगी। WTC की फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 8 में से 4 मैच जीतने होंगे। इंडिया अगर न्यूजीलैंड से 3 मैच जीत लेती है तब उसे ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 मैच हराना होगा। अगर भारत न्यूजीलैंड को 1-0 या 2-1 से हराता है तब भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी अहम हो जाएगी। साथ में फाइनल के लिए टीम इंडिया श्रीलंका, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज पर भी निर्भर रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।